हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर बैंकिंग। उसका एक टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या होते हैं, मैंने हूबहू ऐसे ही लिखे हुए हैं जैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। और जब मैं पेपर चेक करने जाता हूं बच्चों के, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चे इस तरीके से लिखेंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और आपको इस चैप्टर के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन है जो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। जो भी बैंक है वो लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है और वेरियस टाइप के अकाउंट्स में डाल देता है। तो इसमें मैंने लिखा है अ बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक या पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश बैलेंस इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एज पर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, जैसे उनको पसंद है वो उस टाइप के अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं। और कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, उसमें सबसे पहला आ जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट। बेसिकली फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है, या एफडी कहते हैं इसको ज़्यादातर, कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास जमा करवा दिया जाता है। ठीक है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा आजकल के हिसाब से 4, 4.5, 5% चल रहा है, वो मिलता है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इतना है, क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। कैश इज डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड। इस टाइप के अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराया जाता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। द डिपॉजिटर गेट्स रिसीट फॉर द अमाउंट डिपॉजिटेड नोन एज फिक्स डिपॉजिट रिसीट। तो जो भी उसको रसीद मिलेगी उसको फिक्स डिपॉजिट रिसीट कहा जाता है। दिस रिसीट इज नॉट ट्रांसफरेबल। ये रसीद किसी और के नाम पे नहीं हो सकती। ठीक है, इफ डिपॉजिटर स्टैंड्स इन नीड of the amount before the expiry of the fixed period, he can withdraw the same after paying the discount to the bank. इसमें ये होगा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको पैसे जितने टाइम की एफडी कराई है उससे पहले पैसे चाहिए, तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने एक्सपायरी पे मिलने थे। क्या पता आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काट के मिले। समझ गए बात? रेट ऑफ इंटरेस्ट काट के मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कराया था, 5% आपका एफडी का वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको 1 साल के बाद 1,05,000 रुपये मिलने थे, मगर अब आपको 1,05,000 नहीं मिलेंगे। क्या पता जितने जमा कराए हैं उतने ही मिले। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट अट्रैक्ट्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पे काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि आप अपने आप से पैसे को दूर कर रहे हो ना एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना लंबे टाइम के लिए आप पैसा बैंक को दे रहे हो उतना बैंक आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो ज़्यादातर बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। और बिजनेसमैन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी होती है। इस टाइप के अकाउंट में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, आप जितनी मर्जी बार पैसे निकलवा लो, जितनी मर्जी बार पैसे डालो, और इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट हिज फंड्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स ही लाइक्स एंड ऑल्सो विदड्रॉ द सेम एनी नंबर ऑफ टाइम्स ही विशेस। जितनी मर्जी बार पैसे डाले, जितनी मर्जी बार पैसे निकाले। ऑर्डिनरीली बिजनेसमैन जो होते हैं डिपॉजिट्स देयर फंड्स इन दिस अकाउंट, क्योंकि बिजनेसमैन को रोज़ माल खरीदना बेचना या उसको ट्रांजैक्शन करनी है ना। नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। इस अकाउंट पे या इस डिमांड डिपॉजिट अकाउंट पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। रेदर द बैंक डिमांड्स सम चार्जेस फ्रॉम द डिपॉजिटर्स इफ द अमाउंट लाइंग इन द बैंक फॉल्स बिलो द मिनिमम लिमिट। अगर इस जैसे ये जो है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट या करंट अकाउंट, इसकी एक लिमिट होती है। जैसे मान लो 10,000 की लिमिट है, 20,000 की, 25,000 की, 50,000 की, जो भी ली हुई है, जो कंसर्न बंदा है, बिजनेस एंटिटी है उसने। अब अगर उससे कम हुए पैसे तो उल्टा पैसे देने पड़ेंगे एज अ फाइन बैंक को। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड लाइबिलिटी अकाउंट। इन यूएसए इट इज़ कॉल्ड चेकिंग अकाउंट। यूएसए में इसको चेकिंग अकाउंट भी कहा जाता है। तो थर्ड अकाउंट पे चलते हैं, वो है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये किस लिए होता है? स्मॉल हाउस होल्ड सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए इस टाइप का अकाउंट बनाया जाता है। दिस अकाउंट इज मेंट फॉर एनकरेजिंग स्मॉल सेविंग्स। इस जैसे छोटे छोटे जो लोग हैं वो घर में जो छोटी मोटी सेविंग्स करते हैं उसको सेव करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि आप खुद सोचें, अगर सारे के सारे लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो एफडी वगैरह कराएंगे। दिस अकाउंट इज मेंट फॉर एनकरेजिंग स्मॉल सेविंग्स ओनली। फिर इसमें क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द बैंक्स ऑन द अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर। जो भी डिपॉजिटर है उसके अकाउंट को जो है काफ़ी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं कि तुम इतने पैसे निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। तो उस पर कई टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं और वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फॉलो करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते तो फिर फाइन भी लग सकता है। ठीक है, इफ़ लेटर वॉन्ट्स टू विड्रॉ मोर मनी देन ही और शी इज़ अलाउड टू गिव प्रायर नोटिस टू द बैंक। अगर उन्होंने जितने पैसे पड़े हैं उससे ज़्यादा निकलवाने हैं तो कभी कभी बैंक को प्रायर नोटिस देना पड़ता है।
ठीक है। बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट ऑल्दो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में तो पता है ना बैंकों के, उसके पास फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसे रहने, तो इसमें तो नहीं पता, कभी भी डिपॉजिटर निकाल सकता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है इस टाइप के अकाउंट में। नेक्स्ट आ जाता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आरडी अकाउंट भी कहा जाता है। अंडर दिस अकाउंट अ स्पेसिफाइड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हर महीने जमा करवाना होता है, ठीक है। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी से तो कम होता है मगर सेविंग से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपये की रेकरिंग डिपॉजिट शुरू करवा दी, तो मैं हर महीने 1000 रुपये जमा कराता रहूँगा, और कब तक जमा कराऊंगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए। मैंने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। द अमाउंट कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ गिवन पीरियड एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। आप वैसे उसमें पैसे नहीं निकलवा सकते, अगर आपको निकलवाना है तो आपको ये आरडी अकाउंट या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट तुड़वाना ही पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर उतना नहीं मिलेगा जितना इसके एक्सपायरी पे मिलना था, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट अमाउंट इज डिपॉजिटेड इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिटर। सिंपल सी बात है, जब मैच्योर हो जाएगा सारी की सारी पॉलिसी, जितने 5 साल, 2 साल, 1 साल जितने के लिए, तो जब आखिरी में टूटेगी तभी पैसे ऐड होंगे, समझ गए ना बात। इंटरेस्ट पेड ऑन दिस अकाउंट इज लेस देन एफडी। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उससे तो कम मिलता है, बट मोर देन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक को पता है हर महीने उतना पैसा उनके पास आना ही आना है। नेक्स्ट आ जाता है होम सेफ अकाउंट। ये आजकल जो बहुत ज़्यादा सुस्ती लोग हैं उनके लिए ये शुरू किया हुआ है, ठीक है। दिस अकाउंट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली बाय द बैंक्स। ये रिसेंटली कई बैंक्स ने शुरू किया है। अ स्मॉल पोर्टेबल सेफ इज प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटर एट हिज प्लेस। उसके घर पे एक स्मॉल पोर्टेबल सेफ रख के चले जाते हैं। जो कीज़ हैं, की ऑफ द सेफ इज केप्ट बाय बैंक्स। जो उसकी तिजोरी टाइप जो रखी हुई है घर में, उसकी चाबी किसके पास है, बैंक्स के पास है। डिपॉजिटर पुट हिज स्मॉल सेविंग्स इन इट एज कन्वीनियंट टू हिम और हर आफ्टर सम टाइम हैंड्स इट ओवर टू द बैंक्स एंड गेट इट एंटर्ड इन द अकाउंट। वो क्या करता है, उसमें जब भी कन्वीनियंट है वो पैसे डाल देता है। अब जब भी आप कन्वीनियंट हो, मान लो मैंने अपने घर में ये होम सेफ अकाउंट रख लिया, तो मेरे घर में एक छोटा सा सेफ रख के चले जाएंगे, चाबी सेफ की उन्हीं के पास होगी। अब मैं आधी रात को आऊँ, कल आऊँ, परसों आऊँ, जब मर्जी आऊँ, मैं उसमें पैसे डालता रहूँगा। एक फिक्स डेट को बैंक वाले आएंगे और उसमें से निकाल के मुझे रसीद दे देंगे और मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा देंगे, ठीक है। मैनी बैंक्स कलेक्ट द सेव्ड अमाउंट बी डिप्यूटिंग एंड एजेंट टू द प्लेस। मतलब कोई एजेंट रखेंगे जो घर पे आके सारी कलेक्शन वगैरह कर जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन दिस अकाउंट इज लेस देन द सेविंग अकाउंट। क्यों, सेविंग अकाउंट में तो हम खुद जाके जमा करा रहे हैं। अब इसमें उसकी तनख्वाह भी तो निकालनी है ना, किसकी तनख्वाह, जो बंदा रखा है जो हमारे घर में आ रहा है। तो बहुत सिंपल तरीका है ये, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो जो पहला पॉइंट था वो था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो कई टाइप के डिपॉजिट्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवांसिंग लोन्स। अगर बैंक जो पैसे उसके पास आए हैं उसको लोन ही नहीं देगा तो कमाएगा कैसे, देता है 4-5%, एफडी भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, मगर जब लोन में देता है तो 13-13, 14-14% जो है ले लेता है, समझ आई बात। अनदर प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज टू एडवांस लोन्स देना। अ सर्टेन पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स, कैश जो उसके पास होते हैं, रिसीव्ड बाय द बैंक्स एज डिपॉजिट इज केप्ट इन द रिजर्व एंड द रेस्ट इज गिवन एज लोन। जो भी उसके पास पैसे है उसका कुछ परसेंट, जो कितना परसेंट होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई या सेंट्रल बैंक बताता है, उसका कुछ परसेंट अपने पास रखता है और बाकी सारे लोन दे देता है, ठीक है। बैंक्स एडवांस लोन्स मोस्टली फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस। ज़्यादातर प्रोडक्टिव काम के लिए लोन देगा, क्योंकि अगर प्रोडक्टिव काम के लिए लोन नहीं देगा उसके पैसे डूब जाएंगे फिर, ठीक है। ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी, और जब भी वो कुछ लोन दे रहा होता है कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखता है, कुछ गिरवी रखवाता है, ताकि अगर बंदा लोन लेने के लिए भाग गया तो उस बैंक के पास कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब आप ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि जो बड़े बड़े लोग लोन लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इनको लोन बिना सिक्योरिटी के कैसे मिल जाता है, ये आप सोचना, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लोन इज जनरली लेस देन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी दी होती है, जिस पे लोन दिया होता है, सिक्योरिटी डबल ट्रिपल होती है और उसके ऊपर कम लोन दिया जाता है, ताकि बंदा भाग भी जाए तो सिक्योरिटी बेच के बैंक रिकवर कर पाए। मगर आजकल आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है, सारे लोन ले जा रहे हैं और भागी जा रहे हैं, पता नहीं बैंक वालों के साथ फिक्सिंग है या गवर्नमेंट के साथ फिक्सिंग है। ये टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैंक्स एडवांस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन्स। बैंक्स कितने टाइप के लोन्स एडवांस करते हैं मैंने नीचे समझाए हुए हैं। सबसे पहला आ जाता है कैश क्रेडिट। इसमें क्या होता है, द डेटर इज अलाउड टू विड्रॉ सर्टेन अमाउंट ऑन अ गिवन सिक्योरिटी। वो एक गिवन सिक्योरिटी जमा कराता है और उस सिक्योरिटी के ऊपर उसको एक गिवन अमाउंट जो है एज अ लोन दिया जाता है। द डेटर विड्रॉज द अमाउंट विद इन द लिमिट एज पर द रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो रीपेज इट। वो क्या करता है,
डेटर एक लिमिट में, विद इन सर्टेन लिमिट एज पर हिज रिक्वायरमेंट पैसे निकालता है और उसको टाइम सर वापस कर देता है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन बाय द बैंक ऑन द अमाउंट इज एक्चुअली विड्रॉन। इंटरेस्ट इज चार्ज, उस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, उस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जितना उसने इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कैश क्रेडिट में 5 लाख आ जाते हैं, मगर मैं इस्तेमाल 5 लाख की जगह तो 2 लाख ही कर रहा हूँ, बाकी नहीं इस्तेमाल कर रहा, और मैंने सिक्योरिटी भी दी हुई है, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 लाख पे ही लगेगा। समझ गए बात? ये इस टाइप का लोन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसको मिलती है? जिसके पास करंट अकाउंट होता है या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है? क्लाइंट्स हु हैव करंट अकाउंट विद द बैंक्स गेट द सैंक्शन बैंक गेट द सैंक्शन टू विदड्रॉ मोर मनी देन व्हाट इज लाइंग इन द बैंक इन अ सेड अकाउंट। बेसिकली इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरा एक डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट है, मैंने किसी को चेक दे दिया 20,000 का, मगर मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 10,000 पड़े हैं, ठीक है। तो बैंक मुझे 10,000 रुपया लोन दे सकता है अगर मैंने पिछले टाइमों में अच्छा मेंटेन किया हुआ है अकाउंट और बैंक को मेरे ऊपर भरोसा है। इट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। इसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म टू रीजनेबल पर्सन ओनली। जो उनके रीजनेबल कस्टमर हैं सिर्फ उन्हीं को ये पैसा दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता, क्योंकि सबको दिया फिर तो वो भाग ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लोन्स एंड एडवांसेस। बोल बोल के गला बैठ गया ना, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। दीज लोन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। ये जो लोन्स है ये एक फिक्स्ड अमाउंट में दिए जाते हैं। बैंक्स एंटर द अमाउंट ऑफ लोन इन द अकाउंट बुक्स ऑफ द डेटर। बैंक क्या करता है? जो भी उनकी अकाउंट बुक्स होती हैं उनमें ये लोन चढ़ा देता है, ठीक है, कि इस बंदे ने इतना इतना लोन लिया है। द लेटर कैन विड्रॉ इट एनी टाइम। जिसको लोन दिया है वो कभी भी निकलवा सकता है। द इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन होल अमाउंट ऑफ फ्रॉम द डे the loan is sanctioned irrespective of the fact that the debtor withdraws the whole amount or a part of it। जो डेटर है, जैसे मान लो मेरे अकाउंट, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन्स एंड एडवांसेस के लिए, मेरे को 10 लाख रुपए का लोन आ गया, ठीक है। अब मैं चाहे लोन के पैसे निकलवाऊं चाहे लोन के पैसे ना निकलवाऊं, मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चढ़ना है वो शुरू हो जाएगा। समझ की बात? मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे मैं 10 लाख मेरे को लोन सेंक्शन हुआ था, चाहे मैं 1 लाख निकलवाऊं, चाहे मैं 2 लाख निकलवाऊं, चाहे मैं 50,000 निकलवाऊं, चाहे मैं निकलवाऊं ही ना, मेरे अकाउंट में जैसे ही पैसे आ गए वैसे ये समझ लो कि मीटर चलना शुरू हो गया, ठीक है, मेरे ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट आ जाता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अंडर दिस मेथड बैंक्स गिव एडवांसेस to their clients on the basis of their bills of exchange before the maturity of such bills। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे से पैसे उधार लिए और एफिडेविट वगैरह लिखवा लिया कि भाई मैंने उसको 1 लाख रुपया कर्जा दिया और एफिडेविट लिखवा लिया कि 1 साल के बाद मुझे 1,10,000 रुपया ये बंदा देगा, ठीक है जी। अब मेरे को तो 1 साल से पहले पैसे चाहिए, ठीक है ना, तो वो जो बिल बना हुआ है वो मैं बैंक के पास लेके जाऊंगा कि भाई इस फलां, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप सीरियसली ना समझ लेना कि ऐसे ही होता है, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं कहूँगा मैंने फलां बंदे से मैंने 1,10,000 रुपये लेने 1 साल के बाद, मगर मुझे पैसे अभी चाहिए, मुझे लाख रुपया ही दे दो जितना मैंने दिया है। तो बैंक क्या करेगा? मुझे वो पैसे दे देगा, और अब डीलिंग किसके बीच में? बैंक के और उस बंदे के बीच में है, ठीक है। अ डिडक्शन इज मेड, बैंक कुछ डिडक्ट भी कर सकता है। अ डिडक्शन इज मेड आउट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बिल फॉर द पीरियड द बिल इज येट टू रन। तो वो बैंक क्या करेगा? मुझे कह सकता है कि भाई आपने 1 लाख दिया था, आप ऐसे करो 80,000 ही ले लो, ठीक है, या 90,000 ले लो, वो तो बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस डिडक्शन इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल, ठीक है। ये जो डिडक्शन किया है इसी को डिस्काउंटिंग बिल कहते हैं। द बैंक्स डिस्काउंट ओनली ट्रेड बिल्स। बैंक सिर्फ ट्रेड बिल्स को ही डिस्काउंट करता है, ठीक है। द बिल्स आर डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी हिसाब से उतने कम में ले लेता है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ मेच्योरिटी पीरियड, जब भी मेच्योरिटी पीरियड उस बिल का खत्म होगा, द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिल इज कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टी बाय द बैंक। जैसे ही वो टाइम खत्म होगा तो अब बिल बैंक के पास है, बैंक कभी भी जाके उस बंदे से, कभी भी जाके नहीं, जब मेच्योरिटी आ जाएगी तब उसके पास जाके उससे वो पैसे निकलवा लेगा। तो उससे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा गया ना, तो उससे भी तो फायदा हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है? परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द बैंक्स डिपिक्ट्स एडवांसिंग लोन्स बाय देम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जब भी पैसे चाहिए होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को जब भी पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ निकालती है, जिसको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ निकालती है और एक टाइप की ये जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये वो सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं और सरकार को एक टाइप का, गवर्नमेंट को एक टाइप का लोन देते हैं। बैंक्स प्रेफर टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज दीज आर कंसिडर टू बी सेफेस्ट इन इन्वेस्टमेंट। जो बैंक्स हैं वो ज़्यादातर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। अब आप दिमाग से सोचो, अगर
अगर सरकार डूब भी गई, किसी और पार्टी की भी सरकार आ गई, मगर सरकार ने पैसे तो देने ही है, तो सरकार के पैसे कभी मरते नहीं है, समझ गए बात। तो ये थे टाइप ऑफ लोन्स जो कि बैंक्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मैंने पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। लोग क्या करते हैं, सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग है। ये सेविंग बैंक में जाती है और बैंक इसी का आगे लोन दे देता है। इस प्रोसेस को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। इसका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके उसको ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन में क्या हो जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। क्रेडिट क्रिएशन में क्या लिखा हुआ है मैंने। क्रेडिट क्रिएशन में मैंने लिखा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक लोन ही नहीं देगा तो फिर पैसे कैसे कमाएगा। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बाय गिविंग मोर लोन्स देन देयर प्राइमरी डिपॉजिट्स। वो प्राइमरी डिपॉजिट्स उनके पास जितने पड़े होते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा लोन दे देते हैं, ठीक है ना। इसलिए जब बैंक फंस जाता है तो फिर उसकी मदद जो है सेंट्रल बैंक ही कर पाता है, ठीक है। ये कैसे देता है, ये मैंने क्रेडिट क्रिएशन की पूरी वीडियो बनाई हुई है, जो इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आ जाते हैं, एजेंसी फंक्शंस। बैंक्स एक्ट एज एजेंट्स टू देयर कस्टमर इन अ फॉलोइंग वे। बैंक हमारे एजेंट्स भी होते हैं, किस तरीके से। नंबर 1, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। तो बैंक क्या करता है, बैंक्स कलेक्ट चेक्स, रेंट, interest rates या interest on the behalf of their customers and also make payment of taxes, insurance premiums etc etc। तो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट भी कर देता है और पेमेंट दे भी देता है, तो हमारा एक टाइप का एजेंट ही हुआ ना। नंबर 2, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक्स नॉर्मली आर मोर नॉलेजेबल with regard to stock and share business. As such, they buy and sell and keep safe custody ऑफ द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कस्टमर्स। वो क्या करते हैं, कस्टमर्स के बिहाफ पे कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि आप ये शेयर्स खरीद लो, ये शेयर्स बेच दो, और जो शेयर्स खरीदे होते हैं कस्टमर्स ने उनको एज अ सेफ कस्टडी में रखता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कस्टमर्स ऑन देयर एडवाइस। मतलब जब भी फॉर एग्जांपल मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में लिख लिया कि मेरे मरने के बाद मेरा जो लीगल हेयर होगा वो ये होगा, तो बैंक मेरे मरने के बाद मेरी जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्टीशिप करेगा, ताकि वो देखेगा कि भाई जो ये लिख के गया है इसका लीगल हेयर ये है, तो उसी को पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, वारिस को पैसे देने। तो मेरी जो भी विल वगैरह होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है रिमिटिंग ऑफ मनी। बैंक्स ऑल्सो रिमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू बैंक ड्राफ्ट। आप बैंक ड्राफ्ट बना के ले जाते हो और एक जगह से दूसरी जगह पैसे निकाल लेते हो। आजकल तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चलता है। तो बैंक्स रिमिटिंग ऑफ मनी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बैंक्स बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज एंड दस प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि बैंक्स जो हैं फॉरेन करेंसी खरीदते और बेचते हैं। दिस फंक्शन इज़ मेनली डिस्चार्ज बाय फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। बेसिकली आजकल तो हर एक बैंक ये करने लग गया है, फॉरेन करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग मोस्टली ये फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स करते हैं। नेक्स्ट है लेटर ऑफ रेफरेंसेस। बैंक्स ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स। तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ या कहीं कुछ काम करने जाता हूँ, या आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो, तो वो कहते नहीं बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो वो चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो लेटर ऑफ रेफरेंसेस होते हैं जो हमें बैंक से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यही लेटर ऑफ रेफरेंस दिखाते हैं कि हम फाइनेंशियली कितने साउंड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। इसमें लॉकर फैसिलिटीज़, जो भी आपने अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप लॉकर में रख सकते हो। लॉकर कहाँ होता है, बैंक्स में होता है, ठीक है। बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर्स। पीपल कैन keep their gold, silver, jewelry etc. and other important documents in these lockers। और इसके लिए एनुअल जो है रेंट लिया जाता है, जो काफ़ी नॉमिनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक्स इशू ट्रैवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स सो दैट दे मे बी spared from the risk of carrying cash during their journey। अपने सफ़र के टाइम पे वो जो है कुछ ज़्यादा ही कैश लेके जाना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो रिस्की है, जान का भी खतरा और पैसे भी गए, समझ गए बात। तो इसलिए ये सारे झमेलों को दूर करने के लिए जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रैवलर्स चेक या लेटर्स ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। बीइंग फैमिलियर विद द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, बैंक्स गिव एडवाइस टू देयर कस्टमर्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टेड बाय देम। वो टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को सलाह मशवरा देते रहते हैं कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये FD करा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वो बड़ी सलाह मशवरा देते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है। अब इस डाटे को वो दिमाग में रख के अपने कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को सलाह मशवरा देते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं उनके साथ, ताकि उनका
नुकसान ना हो और उनका फ़ायदा ही रहे। नेक्स्ट हो जाता है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। किस तरीके से? अब ध्यान से सुनना। अ बिग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट आफ्टर कंसाइनिंग गुड्स टू देयर रिटेलर्स सेंड द रेलवे रिसीट टू द बैंक्स। ठीक है, वो कंसाइनमेंट भेजने के बाद वो क्या करते हैं, रेलवे रिसीट बैंक्स को दे देते हैं। द बैंक्स द रिटेलर्स गेट दीज रिसीट फ्रॉम द बैंक्स ऑन द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। वो बैंक में जमा करा देते हैं और जब भी वो जो क्लाइंट है उनके, वो बैंक में जाके जितनी भी पेमेंट है वो करेंगे, तभी बैंक उनको वो रिसीट देगा। हैविंग ऑब्टेन्ड द रेलवे रिसीट फ्रॉम द बैंक, दे गेट डिलीवरी ऑफ देयर कंसाइनमेंट फ्रॉम द रेलवे गुड्स ऑफिस। वो रेलवे गुड्स ऑफिस में जा सकते हैं और उनको वो रसीद दिखा के अपना सामान ले सकते हैं। इन दिस वे बैंक्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन सेंटर्स टू द कंजम्पशन सेंटर। तो एक जगह से दूसरी जगह जब सामान भेजा जाता है तो बैंक्स इस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सोशल फंक्शंस। सोशल फंक्शन वो हो गए रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म फॉलोइंग सोशल फंक्शंस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। कौन कौन से फंक्शंस करते हैं? नंबर 1, कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक्स कलेक्ट आइडियल सेविंग्स ऑफ द पीपल एंड इन्वेस्ट द सेम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। बैंक लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनकी सेविंग इकट्ठा करते हैं और कहाँ पे बेचते हैं? जो भी उनकी जो आइडियल सेविंग्स हैं उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जो उनको लगता है कि इन बिजनेसेस में या फ़ायदा हो जाएगा, उस जगह पे लोन दे देते हैं। दस दे हेल्प इन एक्सेलेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड हेंस दैट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा लगाते हैं, लोगों की सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जिससे हमारे कंट्री की तरक्की होती है। नेक्स्ट, इंड्यूसमेंट टू इनोवेशंस। बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एंटरप्रेन्योर्स, बैंक एनकरेज इनोवेशंस। जो बैंक्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को, जो नए नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं और इनोवेशंस को एनकरेज करते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स इज इंक्रीज। नए नए टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। इट हैज़ फेवरेबल इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से कंट्री की तरक्की होती है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? बैंक्स ऑल्सो डिटर्मिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो एज टू एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेडर्स टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है कंपटीशन करते हैं आपस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो रखने की कोशिश करते हैं, जिससे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एनकरेज फील करें कि वो इस रेट पे लोन लें और आगे काम करें। तो जब काम करेंगे, लोन लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। इट ऑल्सो हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होता है? कंट्री की तरक्की होती है। नेक्स्ट है रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। जो रूरल सेक्टर है, विलेजेस वगैरह हैं, उनमें सस्ते रेटों पे लोन देते हैं। बैंक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? दे प्रोवाइड लोन्स to farmers at low rate of interest for the purchase of agricultural tools, equipments and for effecting improvement in the land by scientific cultivation. तो जो विलेजर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो एग्रीकल्चरल टूल्स खरीद सकें, ट्रैक्टर्स वगैरह खरीद सकें, या फिर वो लैंड में कोई साइंटिफिक इंप्रूवमेंट कर सकें। एज अ रिजल्ट फार्मर्स आर अनेबल टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सक्सेसफुली, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स हैं, जो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दे ओपन ब्रांचेज इन एग्रीकल्चर एरियाज एंड मोबिलाइज आइडियल सेविंग्स फॉर प्रोडक्टिव यूज़। तो ज़्यादातर बैंक्स विलेजेस में जो है अपनी ब्रांचेस खोलते हैं और वहाँ के लोगों की आइडियल सेविंग यूज़ करके उन्हीं को लोन देके देश के लिए, कंट्री के लिए अपना एक कंट्रीब्यूशन करते हैं। इट हैज़ फेवरेबल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे भी हमारी कंट्री का जो है डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन पुशिंग द डिमांड। जो भी डिमांड है वो बढ़ाते हैं। कैसे? कंज्यूमर लोन्स दे देके। इन अंडर डेवलप कंट्रीज पीपल हैव लो इनकम एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अंडर डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी लो है और इनकम भी लो है। देयर डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज ऑल्सो लो। उनकी जो डिमांड है कंज्यूमर गुड्स की वो लो है। क्यों? पैसे नहीं है तो खरीदेंगे कैसे? बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू देयर कस्टमर्स टू अनेबल देम टू बाय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो बैंक क्या करते हैं? ऐसे टाइप के कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद सकें। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स गोज अप एंड ऑल्सो देयर प्रोडक्शन। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने के बाद क्या होगा? जब ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, जिससे जो है कंट्री तरक्की करेगा। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटरी पॉलिसी। एन ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम इज प्री कंडीशन for the effective implementation of monetary policy of the government and central bank of an underdeveloped country। अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जा रही है, ध्यान से समझना, वो बैंक ही अच्छी तरह काम नहीं कर रहे तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करेगी? मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है मनी की सप्लाई या क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मगर अगर अच्छे बैंक नहीं होंगे तो जितनी मर्जी अच्छी पॉलिसी बना ली जाए वो किसी काम की नहीं होगी। ठीक है ना? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री,
कॉपरेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जो कमर्शियल बैंक है उनकी कॉपरेशन चाहिए, उनकी कॉपरेशन के बगैर तो बन ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है कॉन्ट्रैक्शनरी के लोन्स कम से कम जाएं, मगर नीचे जो बैंक्स है वो दबादब लोन दे जा रहे हैं, समझ की बात, तो वो तो फेल होगी ना पॉलिसी। दीज बैंक्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट एज पर द क्रेडिट control policy of the central bank and thus help to achieve the objective of economic development and price stability। तो ये बैंक्स सेंट्रल बैंक की हेल्प करते हैं, जो भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई होती हैं उसके हिसाब से काम करते हैं ताकि देश की या कंट्री की तरक्की की जा सके। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। इसमें आ जाता है कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाते हैं कैसे? बाय ऑब्टेनिंग लोन्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ कैन अरेंज फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए कोई ना कोई स्कीम निकालते हैं ताकि वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कर्जा लेके कोई ना कोई काम शुरू कर सके। दस बोथ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज। इससे क्या होता है, वो कोई ना कोई काम कराएंगे या फैक्ट्री खोलेंगे या अपना छोटा मोटा काम खोलेंगे, उससे प्रोडक्शन जो है वो होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। दिस ऑल्सो हैज़ अ फेवरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से जो कंट्री है उसकी भी तरक्की होगी। आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मगर जिस हिसाब से हमने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उस हिसाब से मैंने सारा का सारा डिटेल में बता दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।